नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ बड़ी खबर लेकर के। उत्तराखंड में अटल आयुष्मान योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। लगभग 58 लाख आयुष्मान कार्ड यहाँ पे बने हैं, जिसकी संख्या को देखते हुए सरकार को ये अंदेशा है कि इसमें बड़ी संख्या में बोगस यानी फर्जी कार्ड भी बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और इसकी जांच करने का निर्देश मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को दिया है। मुख्यमंत्री तक यह शिकायत पहुंची थी कि उत्तराखंड के अगल बगल के राज्यों से लोग उत्तराखंड आ रहे हैं और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं और उसका अनुचित लाभ उठा रहे हैं। इस तरह के मामले ऋषिकेश, एम्स, हरिद्वार, देहरादून और हल्द्वानी में ज़्यादातर सामने आए हैं। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने यह सख्त कदम उठाया है। मुख्यमंत्री तक यह बात पहुंचाई गई कि उत्तर प्रदेश में या उसके और अगल बगल के राज्यों में सिर्फ बीपीएल परिवारों को ही आयुष्मान योजना का लाभ मिलता है, लेकिन उत्तराखंड में अटल आयुष्मान के नाम से चल रही इस योजना में प्रत्येक परिवार को लाभार्थी बनाया गया है। इसी का लाभ उठाते हुए अगल बगल के राज्यों से लोग यहाँ आते हैं और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आयुष्मान कार्ड बनवा लेते हैं और उसका अनुचित लाभ उठाते हैं। इसके चलते कई सौ करोड़ का नुकसान राज्य सरकार को उठाना पड़ता है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त कदम उठाने का निर्देश मुख्य सचिव को दिया है और कहा है कि इन 58 लाख कार्डों का सत्यापन कराया जाए। पिछले दिनों राज्य के कई बड़े अस्पतालों में इस तरह के मामलों का खुलासा हुआ था और कई अस्पतालों को उत्तराखंड आयुष्मान के पैनल से भी हटाया जा चुका है, क्योंकि कई अस्पतालों ने इस तरह के फर्जीवाड़े में सहयोग किया था। उनकी जांच भी चल रही है। इसको देखते हुए ये बड़ा गंभीर मुद्दा है, चूँकि ये स्वास्थ्य से संबंधित है और उत्तराखंड के नागरिकों के स्वास्थ्य के अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया है कि सभी आयुष्मान कार्ड धारकों का सत्यापन कराया जाएगा और इस तरह के जो गिरोह इस तरह के फर्जी कार्डों को बनाने का काम कर रहे हैं उन पे नकेल कसी जाएगी। मुख्यमंत्री के इस कदम से न केवल आयुष्मान में इलाज कर रहे अस्पतालों में भी हड़कंप की स्थिति है, बल्कि इस तरह के जो गिरोह बंद होकर के इस तरह के आपराधिक कामों को अंजाम दे रहे हैं उनमें भी डर का माहौल है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार किस तरह से इतनी बड़ी संख्या में बने आयुष्मान कार्डों का सत्यापन करती है और क्या इसके पीछे वाकई कोई बड़े साजिश है, बड़े गिरोह हैं जो इस तरह के कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। आने वाले समय में इस बात का बड़ा खुलासा होने का संकेत है। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और मैं हूं धनराज गर्ग, राजधानी देहरादून से। और आज आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार उत्तराखंड के विकास के लिए कार्य करते हुए नजर आते हैं, प्रयास करते हुए नजर आते हैं। और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। और ये मुलाकात खास इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि उत्तराखंड के अंदर जल्द ही UCC लागू किया जाना है। UCC को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहीं ना कहीं चर्चा की है और किस तरीके से UCC लागू होगा उसको लेकर पूरी जो रूपरेखा है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया है। और वहीं देखिएगा कि जिस तरीके से उत्तराखंड को इस बार अंतर्राष्ट्रीय गेम करने की मेजबानी करने का भी मौका मिला है, तो उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आमंत्रण पत्र भी दिया है। और इसके साथ ही कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका शुभारंभ करने का निमंत्रण कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। और क्योंकि देखिएगा कि जो दिल्ली देहरादून हाईवे एक्सप्रेस बन रहा है उसका शुभारंभ भी होना है, उसको लेकर भी निमंत्रण दिया गया है। और वहीं उत्तराखंड के अंदर इस समय निकाय चुनाव भी चल रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खास बातचीत की है। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं जो तमाम इस तरह के जो आयोजन होने हैं, अंतर्राष्ट्रीय गेम हो या फिर कहा जाए एक्सप्रेस हाईवे का शुभारंभ हो या फिर
फिर अन्य कई ऐसी योजनाएं हैं जो उत्तराखंड के अंदर जनवरी में लागू की जानी है, उसको लेकर चर्चाएं प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की हैं। और उसके साथ ही जो विकास कार्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किए जा रहे हैं, उनको जो पूरा खाका है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रखा है। और इसके साथ ही देखिएगा कि जब भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर जाते हैं और वहाँ पर बड़े नेताओं से मुलाकात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते हैं, तो उत्तराखंड के लिए कोई ना कोई सौगात जरूर लेकर आते हैं। और इस बार भी कहीं ना कहीं मुख्य माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब दिल्ली से उत्तराखंड लौटेंगे तो जरूर कोई ना कोई सौगात उत्तराखंड के लिए लेकर आएंगे। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की तरफ से भाजपा पर आरोप लगाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। एक आरोप आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की तरफ से भी लगाया गया है। संजय सिंह ने कहा है कि आम आदमी पार्टी लगातार इस बात को लेकर अपना विरोध दर्ज करा रही है और कई बार इसको लेकर चुनाव आयोग को भी पत्र लिखा है। स्वयं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से भी मुलाकात करके इसकी शिकायत की है। लेकिन दिल्ली में राज्यसभा सांसद संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह का वोट काटा गया। उसके अलावा कई बड़े स्तर पर लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी एक षड्यंत्र के तहत इन तमाम नेताओं का वोट कटवाना चाह रही है? आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हम लगातार चुनाव आयोग को शिकायत कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर अभी भी मंथन नहीं किया है। आखिरकार कब दिल्ली में ये सिलसिला खत्म होगा और दिल्ली के लोगों के वोट काटने की प्रक्रिया समाप्त होगी? जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी ने जो आरोप आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं, इन आरोपों में कई तथ्य राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सामने रखे हैं। उन्होंने आज एक वॉइस रिकॉर्ड भी रखा और उसमें साफ तौर पर इन सबूतों को रखा और दिखाया कि कैसे दिल्ली में बड़े स्तर पर भारतीय जनता पार्टी लोगों के वोट कटवा रही है। बहरहाल भाजपा का इस पर अपनी अलग टिप्पणी है, भाजपा अपनी सफाई पेश कर रही है। देखना ये होगा इन तमाम प्रकरणों में आगे वाले समय में राजनीति क्या रंग लाती है। सुखी बलदेव के साथ किशोर मिश्रा, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं ताबिश कमाल हूं, मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साजिद भी हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में अब मुकाबला बेहद रोचक होता जा रहा है। तीनों ही राजनीतिक दल, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी ने अब लोक लुभावने वादों की छड़ियाँ लगा दी हैं। महिलाओं को लेकर के हर राजनीतिक दल अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है और इसी कड़ी में आज कांग्रेस पार्टी ने 2500 रुपये महीना महिलाओं को देने का वादा किया है। आपको बता दें, इससे पहले आम आदमी पार्टी 2100 रुपये महीना देने का वादा कर चुकी है और आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी भी दावा कर रही है कि बीजेपी की अगर सरकार बनती है तो बीजेपी महिलाओं को 3000 रुपये महीना देगी। ऐसे में तीनों ही राजनीतिक दल बड़ी कोशिश में लगे हुए हैं कि तीनों के पास महिलाओं का वोट बैंक जुड़ जाए। दिल्ली के अंदर महिला वोट बैंक बड़ी तादाद में है और ये एकदम इन वादों से प्रभावित भी होता है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार ने महिलाओं के लिए बस फ्री कर रखी है और इसी वजह से आम आदमी पार्टी के जो दावे या वादे किए जा रहे हैं उन पर दिल्ली की महिलाओं का भरोसा ज़्यादा बना हुआ है। उसी को ख़त्म करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस लगातार इस तरह के दावे कर रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को बस फ्री करने के बाद अब 2100 रुपये देने की जो बात कही है, तो आम आदमी पार्टी के नेता लगातार ये दावा कर रहे हैं कि हमने जो कहा था वो किया है और जो अब कह रहे हैं वो आगे भी करेंगे। इसी बीच तीनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ए और बी टीम है जो सिर्फ दिल्ली की जनता को गुमराह कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी और कांग्रेस का इंटरनल तरीके से गठबंधन हो चुका है और ये सिर्फ दिखाने के लिए अलग अलग लड़ रहे हैं। दिल्ली में
मुकाबला लगातार रोचक होता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में ये तीनों राजनीतिक दल और जनता से क्या वादे करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। 1 जनवरी की बीती रात महाराष्ट्र राज्य के मंत्री गुलाबराव पाटिल के पालदी गांव में हुई आगजनी की घटना पर एकता संगठन ने अब सवाल उठाया है। संगठन के प्रमुख मुफ्ती खालिद और फारूक शेख ने कहा, कर्फ्यू हटने के बाद पालदी गांव में उन 21 नागरिकों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की गई जिनके दुकानें जलाई गई थी और मकान क्षतिग्रस्त किए गए थे। दुकानों को जलाने के लिए ज्वलनशील पदार्थ का इस्तेमाल किया गया है, इसकी जांच की मांग भी हो रही है। एक साथ 21 दुकानों को आग के हवाले करने वाले आरोपी और इसके मास्टरमाइंड को भी हिरासत में लेने की मांग की गई है। जांच अधिकारी से मुलाकात कर शिकायत अर्जी सौंपी गई है। बताया गया है कि वर्तमान घटना पूर्व नियोजित मिलीभगत और साजिश का हिस्सा थी, इसलिए उन धाराओं को भी FIR में शामिल किया जाना चाहिए। केवल 12 दुकानें क्षतिग्रस्त बताई गई है, वास्तव में इससे ज़्यादा दुकानें पूर्णतः जलकर राख होने की जानकारी दी गई है। FIR में नुकसान की राशि कम दिखाई गई है जो वास्तविकता से मेल नहीं खाती। CCTV फुटेज खंगालकर प्रमुख आरोपियों का पता लगाया जाना चाहिए। कुछ सरकारी अधिकारी ने मामले के सबूत मिटाने की कोशिश की है, उन पर भी कार्रवाई की मांग की गई है। असल में एक ही समय में अलग अलग जगहों पर 21 दुकानों को तोड़ा गया, लूटा गया और जलाया गया है। जिनकी दुकानें जलाई गई वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक एक रुपया जोड़कर दुकानों के जरिए अपनी जीविका चला रहे थे। उन्हें मुआवजा और न्याय मिलने की मांग की गई है। अगर जांच पारदर्शी होती है और नुकसान ग्रसितों को मुआवजा मिल जाता है, तब गरीब दुकानदारों का कमाई का साधन मिलने से यही लोग मंत्री जी को धन्यवाद जरूर देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शरीफ के साथ मैं हकीम देशमुख, JK 24/7 न्यूज़, मुंबई। नागपुर में बर्ड फ्लू से 3 बाघ और 1 तेंदुए की मौत। टाइगर रिजर्व और रेस्क्यू सेंटर्स के लिए अलर्ट जारी। नमस्कार, मैं हूं इरशाद अहमद, आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी रिपोर्टर। बता दें कि नागपुर के गोरेवाड़ा रेस्क्यू सेंटर में H5N1 वायरस के चलते 3 बाघों और 1 तेंदुए की मौत हो गई है। इस खबर ने पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया है। ये घटना दिसंबर के महीने में हुई थी, जब चंद्रपुर से ट्रांसफर किए गए इन जानवरों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। इसके बाद महाराष्ट्र के सभी टाइगर रिजर्व और रेस्क्यू सेंटर्स को अलर्ट पर रखा गया है। यहाँ मौजूद विशेषज्ञों ने बताया कि बाघ और तेंदुए में लंगड़ाहट, बुखार और उल्टी जैसे लक्षण देखे गए हैं। जांच के बाद पुष्टि हुई कि इनकी मौत H5N1 वायरस के कारण हुई है। भोपाल की लैब से आई रिपोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि इन मौतों के पीछे बर्ड फ्लू जिम्मेदार है। फिलहाल रेस्क्यू सेंटर की बाकी 12 बाघ और 24 तेंदुए पूरी तरह से सुरक्षित है। सरकार ने इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। राज्य भर में चिड़ियाघरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पूना, जुन्नर और अन्य स्थानों पर जानवरों के खाने पीने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत चिड़ियाघरों में मांस को उबालने कीटाणु शोधक का काम जो है तेज कर दिया गया है। पर्यटकों के लिए फिलहाल किसी प्रकार का खतरा नहीं है। फिलहाल अधिकारी इस वायरस के सोर्स का पता लगाने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा सभी मांसाहारी जानवरों को जो है उनको खाने पीने के लिए दी जाने वाली उस पर खास विशेष नजर रखी जा रही है। ये गंभीर स्थिति है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, JK 24/7 न्यूज़, नागपुर। खनौरी बॉर्डर पर पिछले कई दिनों से अमर अनशन पर बैठे जगजीत सिंह डल्लेवाल का मरणव्रत आज 42वें दिन में दाखिल हो चुका है। इसी बीच आज हाई पावर कमेटी, जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित की गई थी, वो आज खनौरी मोर्चे पर पहुंची और पहली बार ऐसा हुआ जब जगजीत सिंह डल्लेवाल और उनके साथियों ने इस हाई पावर कमेटी के साथ मुलाकात की। जस्टिस नायब सिंह की अगुवाई के अंदर ये हाई पावर कमेटी डल्लेवाल से मिलने के लिए पहुंची थी
और इन्होंने मुलाकात के दौरान डल्लेवाल से अपील की है कि उनको अपना आमरण अनशन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि देश के लिए उनकी जान बहुत ज़्यादा कीमती है और उनको मेडिकल सुविधा ले लेनी चाहिए। हालांकि इस मुलाकात के बावजूद जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा है कि उनका मरणव्रत लगातार जारी रहेगा और उनके मुद्दे क्योंकि केंद्र सरकार से संबंधित हैं, इसलिए जब तक केंद्र सरकार उन्हें बातचीत के लिए अनुमति नहीं देती, उनके मुद्दों को हल नहीं करती, तब तक उनका आमरण अनशन इसी तरीके से जारी रहेगा। उसमें किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसी बीच जो आज हाई पावर कमेटी डल्लेवाल से मिलने पहुंची थी, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमने अपने स्तर पर अपील जरूर की है, बाकी किसानों से भी अपील की है, क्योंकि हमारे पास केंद्र से बातचीत करने की अथॉरिटी नहीं है, इसलिए हम ये आश्वासन नहीं दे सकते कि हम दिल्ली जाकर केंद्र सरकार से बातचीत करेंगे। हम अपनी पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है तो सुप्रीम कोर्ट को सौंप देंगे और आगे सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि वो किस तरीके से दिशा निर्देश देते हैं। लेकिन इसी बीच आज फिर डल्लेवाल के मरणव्रत और शमी बॉर्डर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुनवाई हुई, उसको एक बार फिर से आगे टाल दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन दोनों मामलों को लेकर अगली 10 जनवरी को सुनवाई होगी और उसमें देखना होगा कि कंप्लायंस रिपोर्ट और हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला देती है। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज़, चंडीगढ़।